बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि बीए और बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र में द्वितीय भाषा हिंदी अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 का पाठ्यक्रम किस प्रकार से प्रस्तुति डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव उर्फ वेदारी, हिंदी विभाग अध्यक्ष वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। देखिए, आज की तासिका में हम बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में जो पाठ्यक्रम है उसको आपके सम्मुख रखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा है। किसी भी पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार के उद्देश्य रखे गए हैं। पहला उद्देश्य है साहित्य आस्वादन अभिरुचि का परिसंस्कार, अर्थात साहित्य की जो विधाएं होती हैं उन सभी विधाओं के अंतर्गत हम जो पढ़कर आनंद प्राप्त कर लेते हैं उस आनंद को ही परिसंस्कार कहा जाता है, उसको हमें समझना है। दूसरी है जीवन मूल्यों के प्रति आस्था, यानी मानवीय जीवन मूल्य जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन वैल्यूज कहा जाता है। उन ह्यूमन वैल्यूज में क्या महत्वपूर्ण है वह कि मानवीय जीवन के जो मूल्य हैं जैसे कि समता है, सत्य है, जैसे कि संवैधानिक बातें हैं, इनके प्रति आस्था छात्रों के मन में निर्माण हो, अध्यापकों के मन में निर्माण हो, यह कहा गया है। तीसरा उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम का वह है भाषा प्रौद्योगिकी समझना, विज्ञापन कला और ज्ञान प्राप्त करना और उसके उपरांत अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय प्राप्त करना। ये 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। फिर से इन उद्देश्यों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। साहित्य आस्वादन अभिरुचि का परिसंस्कार, जीवन मूल्यों के प्रति आस्था, भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विज्ञापन कला एवं ज्ञान जो भाषा का विषय है, साहित्य का नहीं, और तीसरे है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय। अब इसके उपरांत जिस अध्ययन अध्यापन पद्धति का हम प्रयोग करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं, उसके अंतर्गत व्याख्यान इस पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही साथ लेखन और पठन कौशल की वृद्धि के लिए अभ्यास पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं और इस प्रकार यूट्यूब के माध्यम से या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पैनल के माध्यम से, यानी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यानी दृक्श्राव्य साधनों का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल ने बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी 4 इस प्रश्न पत्र के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जो अध्ययन अध्यापन पद्धति निर्धारित की गई है उसका हमने आपके सम्मुख सूत्रवाच किया है। अब हम देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ्यक्रम को समझें। पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखिए बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में आपका यहाँ हम पाठ्यक्रम आपके सम्मुख रख रहे हैं
और इस पाठ्यक्रम में जो पुस्तक निर्धारित की गई है उस पुस्तक का नाम है, यानी अलग अलग गद्य विधाओं के लिए गद्य के विविध आयाम। यही पुस्तक जिसको हमने तीसरे सत्र में भी पढ़ा था, BA BSc के तीसरे सत्र में भी, सामान्य हिंदी भाग 3 में भी इसी पुस्तक का हमने प्रयोग किया था। और इसके संपादक हैं प्रोफेसर जयमोहन MS, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है ये पुस्तक। और इस पुस्तक के अंतर्गत हमने तीसरे सत्र में 5 विधाएं देखी थी। याद कीजिए आप उन विधाओं को। पहली विधा थी आत्मकथा, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद जी की आत्मकथा का अंश मेरा जीवन आपने पढ़ा था। उसके उपरांत एक रेखा चित्र था, जिस रेखा चित्र का शीर्षक था नीलकंठ मोर, और इस रेखा चित्र को महादेव वर्मा ने लिखा हुआ था। उसके उपरांत एक संस्मरण था, कमला नाम का संस्मरण, जिसका लेखन पद्मा सचदेव जी ने किया था। उसके उपरांत तीसरी विधा हमने, चौथी विधा हमने पढ़ी थी, इस जो है निबंध, और इस निबंध के अंतर्गत एक सांस्कृतिक या ललित निबंध आपने पढ़ा था, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक था शिरीष के फूल, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और उसके उपरांत हमने 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ा था, वो था चीलों में चांदनी नाम का एक यात्रा वृत्त जो निर्मल वर्मा ने लिखा हुआ था। अब उसी पुस्तक के अगले 5 पाठ, अगली 5 गद्य विधाएं आपके सम्मुख इस सत्र में हमें रखनी है, और जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी है। तो ये जो पुस्तक है गद्य के विविध आयाम, संपादक प्रोफेसर जयमोहन MS, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंतर्गत जो अगले 5 पाठ हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें पहली विधा है डायरी विधा, दूसरी विधा है व्यंग्य, तीसरी विधा है रिपोर्टाज, चौथी विधा है पत्र, और 5वीं विधा है जीवनी। अब देखिए क्रमशः कौन कौन से इसके शीर्षक हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो डायरी विधा के अंतर्गत एक पाठ रखा गया है जिसका नाम है स्त्री घर, और लेखिका है रजनी गुप्त। उसी प्रकार से दूसरी जो विधा है, दूसरी विधा व्यंग्य, इसका शीर्षक है कर कमल हो गए, और लेखक है हरिशंकर परसाई। तीसरी विधा है रिपोर्टाज, पाठ का शीर्षक है जहां आकाश नहीं दिखाई देता, लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और चौथी विधा है पत्र, पत्र का शीर्षक है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, लेखिका है अर्चना वर्मा। और 5वीं अंतिम विधा है इस सत्र की, वह है जीवनी, या इसको जीवन चक्र कहा जाता है, और इसका शीर्षक है स्वामी दयानंद, और इसके लेखक हैं मोहन राजेश। तो कुल मिलाकर के ये 5 पाठ हमें पढ़ने हैं। फिर से कहता हूं कि इस सत्र में हमें 5 अलग अलग विधाएं पढ़नी है, और इन विधाओं के अंतर्गत डायरी, व्यंग्य, रिपोर्टाज, पत्र और जीवनी, ये 5 विधाएं पढ़नी है। इसके पहले सत्र में हमने आत्मकथा का अंश, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध और यात्रा वृत्त पढ़ा था, और इस सत्र में हमें डायरी, व्यंग्य, रिपोर्टाज, पत्र और जीवनी पढ़नी है। डायरी का शीर्षक है स्त्री घर, लेखिका है रजनी गुप्त। उसके उपरांत व्यंग्य, व्यंग्य का शीर्षक है कर कमल हो गए, लेखक है हरिशंकर परसाई। इसके उपरांत तीसरी विधा है रिपोर्टाज, इसका शीर्षक है जहां आकाश नहीं दिखाई देता, लेखक है विष्णु प्रभाकर। और चौथी विधा है पत्र, जिसका शीर्षक है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, लेखिका है अर्चना वर्मा। और अंतिम विधा है जीवनी, स्वामी दयानंद शीर्षक से, जिसके लेखक हैं मोहन राजेश। इसके उपरांत जिस भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं वह भाषा के अंतर्गत आता है, और भाषा के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी। और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है उसका शीर्षक है व्यावहारिक हिंदी, लेखक है डॉक्टर माधव सोनटके जी, जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। और इसके अंतर्गत
कुछ अलग अलग विधाएं आपको अलग अलग भाषा के स्तर पर जो कुछ हम पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है उसको हम पढ़ना चाहेंगे। उसके अंतर्गत देखिए, पहला है मीडिया लेखन, और मीडिया लेखन के अंतर्गत पहले आपको यह पढ़ना है कि जनसंचार माध्यम विविध रूप, यानी जनसंचार माध्यमों के जितने भी सारे रूप हैं उनको हमें पहले देखना है, समझना पड़ेगा। और उसके उपरांत जो प्रिंटिंग मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया, उसके अंतर्गत समाचार लेखन, उसके उपरांत रेडियो वार्ता लेखन और फीचर लेखन, ये 3 महत्वपूर्ण अलग अलग लेखन के प्रकार हमें समझने हैं। मैं फिर से कहता हूं, देखिए कि आज मीडिया का क्षेत्र बहुत बड़ा बनता जा रहा है और मीडिया से अस्पष्ट रहने वाला कोई भी भाग आज हमारे सामने नहीं दिखाई देता, चाहे वो मुद्रित माध्यम हो, चाहे दृक्श्राव्य माध्यम हो, चाहे श्राव्य माध्यम हो। इन्हीं माध्यमों के रूप से हम समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो आपको इसमें जनसंचार माध्यम का स्वरूप समझना पड़ेगा, पहला उसके विविध रूप समझने पड़ेंगे, फिर समाचार लेखन वो मुद्रित माध्यमों के लिए, फिर रेडियो वार्ता लेखन जो श्राव्य माध्यम के लिए, और फीचर लेखन। ये 3 महत्वपूर्ण विधाएं आपके सम्मुख हम रखने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत जो बीएससी के छात्र हैं उनके लिए विशेष करके यह अगला पाठ्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। ध्यान दें, भाषा केवल साहित्य तक या भाषा के अध्ययन तक सीमित नहीं रहती कि विश्व की जितनी भी विद्या शाखाएं हैं उनके अंतर्गत हम वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी को भी पढ़ सकते हैं। यानी हिंदी के माध्यम से विज्ञान को पढ़ना, हिंदी के माध्यम से प्रौद्योगिकी या तांत्रिक विषयों को पढ़ना भी यहाँ महत्वपूर्ण बात है। चूंकि ध्यान रखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि जितने भी विषय हो सकते हैं हम अधिक से अधिक विषय हमारी मातृभाषा में से पढ़ें, हमारी राष्ट्रभाषा में से पढ़ें। हालांकि आज वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर एकाधिकार अंग्रेजी भाषा का कम से कम भारत में तो है, तो उस एकाधिकार को समाप्त करके हम हिंदी के माध्यम से भी वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन कर सकते हैं। उसको लेकर के यहाँ देखनी बातें हैं। तो पहला देखिए, इसमें हम ये देख रहे हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन का स्वरूप और विशेषताएं पहले आपको समझनी होगी। उसके उपरांत वैज्ञानिक लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका और पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली को अंग्रेजी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, और इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इसके आधार पर ही आप किसी विषय में जो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, उन्हीं अवधारणाओं को लेकर के चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप महत्वपूर्ण बात है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण कैसे होती है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण और सिद्धांत और प्रयोग उसके क्या क्या है। उसके उपरांत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली जो एक परिशिष्ट दिया गया है, उस परिशिष्ट के आधार पर हम प्रत्येक शब्द को यहां समझने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का स्वरूप क्या है, क्योंकि ध्यान रखिए कि ये सारे जो वैज्ञानिक और तकनीकी विषय हैं इनको अंग्रेजी में पहले उसका जोर शोर से प्रचार हुआ, ऐसे पुस्तकें लिखी गई। अगर हम हिंदी में उसे प्रस्तुत करना चाहें तो किस प्रकार से उसका वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद किस प्रकार से हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं, उसका स्वरूप क्या है, और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद का व्यवहार किस प्रकार, मतलब सिद्धांत और व्यवहार। ये अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो अलग अलग तंत्र ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, उसमें जो पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है उसको ही साथ में रख करके हम हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में उसका किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, और खास करके इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जिसको अंग्रेजी में साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसके उपरांत अशुद्धि शोधन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अशुद्धि शोधन मतलब जब भी कोई लेख है, कोई टाइपड कोई कागज है टंक लिखित, उसमें
क्या अशुद्धियां हुई हैं, जिसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, वह अशुद्धि शोधन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्दगत अशुद्धियां होती हैं, वाक्यगत अशुद्धियां होती हैं, और अशुद्धि शोधन मतलब जहां कुछ गलतियां हुई हैं उन गलतियों को किस प्रकार सुधारा जाए, जिसको आजकल प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। उसमें हम करियर भी आगे जाकर कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ज्ञान आपको यहाँ इस सत्र में मिलने वाला है। उसके उपरांत अनुवाद। अब अनुवाद जिसका थोड़ा उल्लेख अभी हो चुका था कि इसके पहले की स्लाइड में हमने उल्लेख किया था, वो उल्लेख था कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद की बात कही थी, और उसी प्रकार से दो अन्य प्रकार के अनुवाद आपके समूह यहाँ प्रस्तुत हैं। वो है बैंकिंग क्षेत्र में जो अनुवाद किया जाता है, अर्थात जो आर्थिक या वित्तीय, वित्त वाणिज्य व्यवहार संबंधी अनुवाद है, वो बैंकिंग अनुवाद के अंतर्गत आता है। और दूसरा है मीडिया अनुवाद। इसके पहले भी हमने मीडिया के बात में देखा था कि मीडिया में भी एक समाचार अंग्रेजी में छपता है, हिंदी में छपता है, तो उसमें भी अनुवाद किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम था। अब हम जैसे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उसी प्रकार से परीक्षार्थी भी हैं, और परीक्षार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अधिक से अधिक अंक कमाना। और ये अधिक से अधिक अंक कमाने के लिए आपको प्रश्न पत्रिका का प्रारूप समझ में आना चाहिए, और उसके उपरांत अंक विभाजन भी समझ में आना चाहिए, और उसी आधार पर हम यहाँ प्रश्न पत्रिका का प्रारूप आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के लिए हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी 4, इसके प्रश्न पत्र का प्रारूप हम आपके सम्मुख रखेंगे, साथ ही साथ अंक विभाजन भी रखेंगे। देखें, ये इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र आपके सम्मुख रखा जा रहा है, उसके लिए जो समय दिया जा रहा है वो 2 घंटे है, और कुल मिलाकर के आपको 50 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। और इन्हीं 50 अंकों के अंतर्गत अलग अलग 4 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में होंगे। पहला प्रश्न है गद्य के विविध आयाम पर ससंदर्भ व्याख्या, अर्थात जिसको अंग्रेजी में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या मराठी में संदर्भ से स्पष्टीकरण कहा जाता है, उसी बात को लेकर के हमें यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, वह है गद्य के विविध आयाम। इसमें जो 5 विधाएं इस सत्र में आप पढ़ने वाले हैं, डायरी है, उसके उपरांत व्यंग्य है, रिपोर्टाज है, पत्र है और जीवनी है। इसके अंतर्गत जो 5 पाठ हम पढ़ने वाले हैं, उस पर आधारित 2 वाक्य दिए जाएंगे, और उन 2 वाक्यों में से एक का ससंदर्भ स्पष्टीकरण आपको करना है, ससंदर्भ व्याख्या करनी है। उसके उपरांत दूसरा प्रश्न जो है, यानी ये 10 अंकों के लिए हो, और दूसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए है। गद्य के विविध आयाम पर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 2 यानी विकल्प समेत एक के अथवा में दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा। और गद्य के विविध आयाम, इसमें 15 अंकों के लिए प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न होगा प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसको भी 15 अंक दिए जाएंगे। और चौथा प्रश्न है टिप्पणियां लिखिए, जिसमें 10 अंकों के लिए अर्थात 5 अधिक 5 बराबर 10, इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यांश पर टिप्पणी होगी, विकल्प समेत होगी, मतलब 2 पूछे जाएंगे, 2 में से अ में आपको एक लिखना है, और आ में से प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यांश पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के देखिए 10 अंक ससंदर्भ व्याख्या के, 15 अंक दीर्घोत्तरी प्रश्न गद्य के विविध आयाम पर, 15 अंक प्रयोजन मूलक के पाठ्यांशों पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, और 10 अंक प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यांशों पर टिप्पणियां। इस प्रकार कुल मिलाकर के 50 अंक आपके यहाँ पूरे होते हैं। यदि आप इन अंकों में से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया करके आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गद्य के मतलब आयाम इस पुस्तक अर्थात साहित्य के लिए 25 अंक और प्रयोजन मूलक हिंदी के 25 अंक, इस प्रकार से 50 अंकों का यहाँ विभाजन हो जाता है। और इस
पाठ्यक्रम का जायजा लेने के उपरांत यानी कि सरसरी तौर पर ये आपने पाठ्यक्रम देखा और इस वीडियो को देखने वाले छात्र जितने भी हैं उन सब के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसी माध्यम से हम अलग अलग वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।